मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मित्रों, सुनने में आता है लीवर कैंसर, बहुत सी बार सुनते हैं कि साहब इसको तो लीवर में कैंसर हो गया। तो क्या ये एक ही प्रकार का लीवर कैंसर होता है क्या? नहीं, ये गलत बात है। मतलब लीवर में 4 प्रकार के कैंसर मेजर रूप से मतलब पाए जाते हैं। अब तक जो विज्ञान ने जो खोज की है उसमें ये पकड़ा गया है, आया है खोज में, जांच में, कि 4 प्रकार के 4 टाइप ऑफ लीवर कैंसर मतलब होते हैं। पहला जो होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। ये आमतौर पे 75% लीवर कैंसर जो होता है वो हेपेटो, अब इन शब्दों से हेपेटाइटिस सुना होगा ना आपने कभी, तो ये हेपेटोसेलुलर मतलब लीवर से संबंधित ये जो शब्द है उसके हिसाब से ये कार्सिनोमा पर आधारित होता है। ये हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से संबंधित, जब आपको लीवर में हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी अगर लंबे समय तक रहता है तो आपकी जो सेल्स है वो उसको सहन नहीं कर पाती है और उनका डीएनए चेंज हो जाता है और वो एटलीस्ट कैंसर मतलब हो जाता है उस लीवर को। इस हेपेटाइटिस बी से कैंसर नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखना, परंतु लंबे समय तक हेपेटाइटिस बी रहने की वजह से जो लीवर में कमजोरी आती है, कोशिकाओं में जो कमजोरी आती है लीवर सेल्स में, उसकी वजह से उनका डीएनए चेंज होता है, उसमें लीवर में मतलब कैंसर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। दूसरा प्रकार का होता है फिब्रोला मेलर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसमें फिब्रोला और अलग आ गया, यानी कि यह दुर्लभ प्रकार का लीवर कैंसर है जो आमतौर पर चिकित्सकीय दृष्टि से मतलब जिसका पता लगता है, तो यानी कि फाइब्रोइड्स जो है, जो फाइबर्स है लीवर के, उन फाइबर्स में एबनॉर्मलिटी हो जाती है और उससे हेपेटोसेलुलर ये मतलब फिब्रोला मेलर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है। तीसरे प्रकार का होता है मतलब कोलेजनो कार्सिनोमा, जो कोलोन क्योंकि लीवर से संबंधित उसका संबंधित होता है। लीवर कैंसर का लीवर के पित्त नली जो होती है, आपके पित्ताशय जो लीवर तक जो नली आती है, उस पित्त नली में ये आमतौर पर बुजुर्गों में ये कैंसर मतलब ज्यादा होता है और 10 से 20% कैंसर जो बुजुर्ग लोगों में होता है वो ये आपका कोलेजनो कार्सिनोमा मतलब होता है। इसके बाद में एंजियोसार्कोमा होता है। ये लीवर रक्त वाहिकाएं जो होती है, आपकी जो ब्लड वेसल्स जो होती है, खून को ले जाने वाली जो नलियां होती है, लाने ले जाने वाली, उन नलियों में ये मतलब हो जाता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। और ये मतलब जनरली 1% तो कम से कम एंजियोसार्कोमा लोगों में पाया जाता है, यानी कि 100 पेशेंट अगर लीवर कैंसर के हैं तो उसमें से 1 पेशेंट को तो ये पाए, परंतु ये बहुत तेजी से बढ़ता है। मतलब इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये कि इसका जो स्प्रेडिंग है वो बहुत फास्ट है। तो इससे इस प्रकार के कैंसरों से बचें, तला हुआ भुना नहीं खाएं, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करें और अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें और मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करें, तो आप लीवर कैंसर से हमेशा बचे रहेंगे। और हेपेटाइटिस अगर होता है तो तुरंत इलाज लें, नवग्रह आश्रम आएँ और कैंसर से बचें। कैंसर जानलेवा नहीं है, कैंसर ठीक होने वाली बीमारी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके परिवार में या किसी भी प्रियजन को अगर कैंसर की समस्या है तो आप शनिवार और रविवार को 7:30 बजे तक आश्रम आ जाए। 8 बजे कैंसर की क्लास होती है और 11 बजे तक आपको औषधि देकर निवृत्त कर दिया जाता है। कार मित्रों प्रणाम, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीपुर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कैंसर के इलाज में कंद जितने हैं, कंद मतलब जो कंद का मतलब होता है जमीन के नीचे मतलब जमीन के अंदर बैठने वाली जितनी भी सब्जियां और मसाले हैं, जैसे कंद हल्दी है। अब हल्दी में कितना करक्यूमिन होता है, मतलब ये जो खास तौर से ये जो गांठ हल्दी है, अब इसमें तो 4% करक्यूमिन होता है। और मतलब ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, मिजोरम, मणिपुर, वहाँ एक प्रकार की हल्दी होती है तो उसमें 7% तक करक्यूमिन होता है। तो यानी कि कंद जो है, उन कंदों में मतलब बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत पर्याप्त मात्रा में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो मैं नंबर वाइज आपको आज 4, 5, 6 कंदों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। नंबर 1, पहला
जो अगर कच्ची हल्दी आपको मिलती है तो आप कच्ची हल्दी की सब्जी खाना शुरू करें। कच्ची हल्दी का आप जितना अधिक उपयोग करेंगे आपका कैंसर उतना जल्दी ठीक होगा। हाँ, गोमूत्र में ये गांठ हल्दी आपको पीस के पाउडर बना के डाल के उबाल के और लेनी है, गोमूत्र वाला मैटर ये है। परंतु बाकी आप अपने मतलब बीमारी के दौरान जितनी अधिक कच्ची हल्दी इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी आप ठीक होंगे। दूसरा, लहसुन। लहसुन में बहुत अच्छे तरीके से मतलब एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको बिल्कुल ठीक करता है। लहसुन आपको अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, एक रतालू करके एक कंद है, रतालू, जिसमें बड़ी भारी मात्रा में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है रतालू के अंदर। तो आप रतालू की सब्जी या रतालू को देसी गाय के घी में फ्राई करके या जो कोल्लू का तेल होता है, कच्ची घानी का जो तेल होता है, उसमें आप फ्राई करके और उस पर ये अजवाइन और ये आपका सेंधा नमक और काली मिर्च और लौंग और इसका पाउडर बुरक के उसकी चिप्स बना के अगर आप खाते हैं तो एक तो आपका स्वाद सुधरता है मुंह का, इससे आपको भूख भी लगती है, और रतालू के अंदर काफी अच्छी मात्रा में मतलब एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये जो जिसे आप गाजर कहते हैं, जिसमें बहुत अच्छी पर्याप्त मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है, और ये जो कैरोटीन है ये टमाटर में भी पाया जाता है, परंतु मैं चूंकि कंद की बात कर रहा हूँ, जितने भी कंद है वो आपके कैंसर को ठीक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप जितनी अधिक मात्रा में गाजर का इस्तेमाल करेंगे, कोशिश, माउथ कैंसर वाले भले गाजर का जूस बना के ले सकते हैं, परंतु जिनके दांत सही है या जिनको माउथ कैंसर नहीं है, शरीर के अन्य भागों का कैंसर है, वो अगर एक दिन में 100-150 ग्राम गाजर, कम से कम 150-200 ग्राम गाजर अगर वो खाते हैं तो गाजर बहुत अधिक फायदा करती है। गाजर में बहुत पर्याप्त मात्रा में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगला जो कंद है, शकरकंदी जिसे कहते हैं, शकरकंद, सलजम भी इसी श्रेणी में आता है। आप शकरकंद का और सलजम का जूस अगर किसी पेशेंट को पिलाते हैं या इसकी सब्जी बना के अगर आप खाते हैं तो कैंसर पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि सलजम में और शकरकंद में और ये जितने जो लाल छिलके वाले जो कंद हैं, इनसे कैंसर की जो कैंसर सेल्स हैं वो तेजी से मरती है, और वो धीरे धीरे जो अच्छी सेल्स का जो निर्माण है वो मतलब बढ़ता जाता है। प्याज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो प्याज भी आपको फायदा करता है। तो क्रम से आप लहसुन, प्याज, गाजर, रतालू और आपका शकरकंदी के साथ में आपका जो सलजम जो है जमीन में, जिसको चुकंदर भी आप मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, सलजम आप इस्तेमाल कर, तो चुकंदर से भी आपको काफी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और आप जानते हैं कि जिस फल से ज्यादा ऑक्सीजन, जिस कंद से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिस सब्जी से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, वो पेशेंट के लिए एक तरह से वरदान साबित होता है। बॉडी में उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ता है, और ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ने की वजह से आपका जो कैंसर है वो, चूंकि प्रकृति का एक नियम है, 2019 का तो नोबेल प्राइज ही इसी बात पे मिला है कि आपकी बॉडी में, आपके खून में जितनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाएगा उतनी ही जल्दी आपकी जो कैंसर की जो सेल्स है, कैंसर सेल्स का एक नियम है कि जहां ऑक्सीजन वहां कैंसर नहीं हो सकता। मतलब ऑक्सीजन से जितना अधिक ऑक्सीजन का संचार आपके शरीर में होगा उतनी ही कैंसर सेल्स जल्दी मरेगी या वो जिंदा नहीं रह पाएगी। ये बिल्कुल विज्ञान ने साबित कर दिया है। 2019 का नोबेल प्राइज इसी बात पे मिला है। अब बकरी का दूध और ये कई चीजें हैं, परंतु उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आप कंदों का सेवन करें। जितने कंद आप अधिक सेवन करेंगे, लहसुन है और आपका ये शकरकंदी है या सलजम है या जितने प्याज हैं, तो ये आपको बहुत अधिक फायदा करते हैं। और विशेष तौर से प्रत्येक कैंसर रोगी को हल्दी का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए, जो कि कंद के रूप में जमीन में मिलती है। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। अगर आप नहीं बचोगे तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अगर आप नहीं बचोगे तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा, और धीरे धीरे इस कैंसर की बीमारी को
मैं कैंसर की बीमारी कहना छोड़ दूंगा और मैं ये कहूंगा कि आज मेरे आश्रम पे मतलब 200 लोग आत्महत्या करने वाले आए। बिल्कुल ये आत्महत्या ही है कि आप अगर अपनी आदत नहीं सुधारते हैं, आप अगर समुद्र का नमक नहीं छोड़ते हैं, आप रिफाइंड ऑयल नहीं छोड़ते हैं, आप गेहूं खाना नहीं छोड़ते हैं, आप चावल खाना नहीं छोड़ते हैं। आपका गेहूं और चावल आज की तारीख में कैंसर का सबसे बड़ा रीजन है। ये जो दो, आप बड़े दिल में खुश हो रहे हो सरकार 2 रुपए किलो में गेहूं दे रही है, आपको मालूम है उसमें सेल्फोस है, उसमें एडीबी इम्पल्स और सेल्फोस टैबलेट, मतलब क्योंकि गेहूं तो जिंदा है, वो तो दाना है, मतलब आप खा रहे हैं तो आटा है पीसने के बाद में, अगर आप उसको नहीं खाओ खेत में बो दो तो गेहूं उगेगा कि नहीं उगेगा? तो इसका मतलब जीवित है ना वो, उसमें 10% मॉइस्चर है ना, तो वो कर क्या रहे हो? वो जो 2 रुपए किलो का जो गेहूं है वो उस गोदाम में आज के 3 साल पहले खरीदा हुआ है और वो 3 साल उसको सेल्फोस पीते हुए हो गया, वो आप खाया नहीं और आपको आराम से ब्लड कैंसर हुआ नहीं। गारंटी है आपको ब्लड कैंसर होने की अगर आप उस गेहूं को खाते हो या उस चावल को खाते हो। दूसरा, नाइट्रेट इतना, पंजाब का और हरियाणा का किसान तो मैं तो अगर उसका बस चले तो अपने खेत की मुंडेर पे वो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगा दे, मतलब सीधो ही फर्टिलाइजर उस खेत में ही डाल दे। बताओ, जहां 5 किलो, मैं एग्रीकल्चर साइंस का आदमी हूं मैं, 5 किलो यूरिया 1 बीघे में बहुत है, ठीक है, और 2.5 किलो डीएपी 1 बीघे में बहुत है। अगर ईमानदारी से बात करूं तो जिसकी जगह तो 1 बीघे में 1 कट्टा तो पूरा डीएपी का दिया जा रहा, 50 किलो का, 2.5 किलो की जगह 50 किलो यूरिया दिया जा रहा, 2-2 कट्टे। अब वो जो आप छिड़क रहे हो तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम, और नाइट्रेट कैंसर का सबसे बड़ा रीजन है। आपके महाराष्ट्र में जो नागपुर है, भयंकर प्रॉब्लम है वहां नाइट्रेट की। वहां के लोग, हमारे राजस्थान में सीकर जैसा जिला, झुंझुनू जैसा जिला, पाली जैसा जिला, डूंगरपुर जैसा जिला, जिसको कहो यार मजा आ जाए यार मैं तो वहां जाकर रहूं यार, परंतु वहां के पानी में इतना नाइट्रेट है कि जहां 28 मतलब mg पर मतलब वो उसका जो इकाई है उतना ही होना चाहिए, जिसकी जगह 550 है, 28 की जगह 550। हरियाणा में आपका झज्जर, रेवाड़ी, ये गुड़गांव, आपका नोएडा, पूरा मतलब पूरा एनसीआर का इलाका, इतना नाइट्रेट है वहां, पानी में इतना नाइट्रेट है, आपके सब्जियों में इतना नाइट्रेट है। हाँ 2000 होगा शायद, हाँ मतलब इतना, हाँ है इंडिया में बिल्कुल। विश्व का सबसे बड़ा कलंक अपने हिंदुस्तान के नाम पे है नाइट्रेट वाला। मतलब इतनी कितनी खतरनाक बात है। अपन बड़े नए नए रिकॉर्डों की बात करते हैं, कहीं कोई का रिकॉर्ड नहीं है, अपन बर्बाद होने के उस पर। तो मेरा ये जो मैंने 10 मिनट का मेरा दर्द बताया आप लोगों को, ये दर्द इसलिए जरूरी है कि देखो अगर आप नहीं संभले, आपने अगर आज से ही अपनी आदत नहीं सुधारी, तो मैं हकीकत कह रहा हूं, पहले मैं ये कहता था कि हो सकता है कि कैंसर आपसे 4 कदम दूर खड़ा हो, बाकी अब मैं इन दिनों में कहने लगा हूं कि हो सकता है कैंसर आपसे 1 कदम ही दूर खड़ा हो, मतलब इतना करीब आप आ गए। 2014 में भारत में प्रति वर्ष मात्र 12 लाख नए कैंसर पेशेंट आते थे, और अभी 2023 की बात करें, 2023 लगा, 2022 की बात कर लेता हूं, 2022 में भारत में प्रति वर्ष 34 लाख कैंसर पेशेंट आ रहे हैं। और विश्व का आंकड़े की बात करूं तो पूरे विश्व में मतलब 2014 में मुश्किल से 85 लाख कैंसर पेशेंट आते थे, मुश्किल से कर रहा हूं 85, मतलब 80 होगा, 80 में तो कोई डाउट नहीं। और आज की तारीख में पूरे विश्व में, ये 22 की बात कर रहा हूं, मतलब 2.5 करोड़ कैंसर पेशेंट प्रति वर्ष, मतलब घर घर की कहानी हो गई अभी। अब आप इसको ऐसा नहीं सोचेंगे भाई ये तो ठीक है किसी पड़ोसी को होगा। जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम आपका? किशोर सेन। कहाँ से है? सुजानगढ़, चूरू जिला से। और क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को एक बाथरूम की थैली में यूरिनरी ब्लैडर में जी, तो इसमें बाथरूम करने में ब्लड और वो सब गांठें जैसी गिरती थी उसमें। ठीक है, फिर कहाँ आपने जांचें करवाई? स्टार्टिंग मैंने बीकानेर से किया था, SMS जी। PBM से, वहाँ दिखाया था डॉक्टर को, उन्होंने रिपोर्टें लिखी थी, वहाँ से जयपुर, उन्होंने बोला जयपुर करवाओ या अहमदाबाद करवाओ, तो उन्होंने ये बायोप्सी किया था अहमदाबाद बीकानेर में। फिर जयपुर गए थे, जयपुर में कीमो किया,
कीमो से मतलब लॉस हो रहा था शरीर में। कितने कीमो लगे आपको? उन्होंने 12 कीमो लिखे थे, मैंने 6 या 7 कीमो लिया था। फिर भैया को किसी ने बोला, बोले नवग्रह आश्रम में यहाँ जाइए। फिर यहाँ आए थे, यहाँ से किया फिर कीमो, और मैंने यहाँ बंद ही कर दिए थे। ये आश्रम का दवाई चालू किया था, इसमें जो भी परहेज था सब परहेज रखना और टाइम पे दवा लेना और सब। 8 महीने का कोर्स थे, मैंने 9-10 महीने कोर्स किया है। अभी मतलब पूरा सही है शरीर, अभी बीमारी भी। अभी स्वास्थ्य मतलब कैसा आपको महसूस होता है आपको? अभी तो मतलब सही है एकदम, ऐसा कुछ जल्दी फील हो रहा है। कोई परेशानी शरीर नहीं में? अभी तो नहीं होता। पेशाब में कोई जलन, नहीं, अभी दिक्कत, नहीं है ब्लड ऐसा। कुछ आना? ठीक है। तो दवाई जो आपको यहाँ से आश्रम से दी गई थी, आपने पूरी अच्छे से ली? हाँ पूरा कोर्स किया था। उनमें कोई परेशानी है आपको दवाइयाँ लेने में? नहीं, शुरू में जैसे ये लूज मोशन होना वो था, लेकिन वो मैं का शुरू में हुआ था तो ज्यादा मात्रा में लिया होगा इसके लिए होगा, फिर उसको थोड़ा कम करके फिर कंट्रोल में आ गया था कभी हुआ ना। ठीक है। परहेज आपने? परहेज तो जो है वो जैसे ये खाने में जो था बताते थे, वो आलू तेल वेल वो सब बंद। और जो ये काढ़ा बनता था पत्तों का, जी। वो काढ़ा भी पीता था। फिर ये बहुमूत्र, रक्तशोधन, कीमो, चटनी वो सब। उसके बाद खाने के जो भी परहेज थे वो सब थे। मूंग और वो खाने में रखता था, आटा वाटा और गेहूं चावल वो बंद। तो ये परहेज जब आपने रखने शुरू की तो इनमें आपको कोई परेशानी आई? नहीं, मुझे ये खाना है, नहीं ये ऐसा कुछ खाना नहीं है? हुआ। कुछ नहीं होता। दवाइयाँ काढ़ा जैसे आप बना रहे हो तो उसमें बनाने में लेने में कोई परेशानी? नहीं, उसमें घर का सपोर्ट, वाइफ थी, मम्मी से, वो लोग कर देते थे, उठ के पी लेते। जी। अभी आप और अन्य जो कैंसर पेशेंट्स रहते हैं बीमारी से, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही, उनको मेरी गली में ही है 2 पेशेंट जी। उनको मैं यही बोला, मैं कहा आप आश्रम के यहाँ जाइए, आप नहीं हो तो मैं भी 2 दिन आया, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। वो बोल रहे थे हम जाएंगे, अब वो आएंगे कब उनका पता नहीं, लेकिन मैं आने वाला था, मैं उनको बोला भी था। एक तो है हमारे रिश्तेदार है, उनको ब्लड जो कैंसर होता है ना वो लास्ट स्टेज तक है, वो भी आने वाले थे, वो गाड़ी करके आएंगे। तो मैं बोला चल रहे हो तो चलो, वो भी आने का बोल रहे, वो भी आएंगे। मैं तो जिनको होता है अपने रिश्तेदारी में या आसपास सूरत में रहता हूँ, वहाँ भी किसी को होता है तो मैं यही बोलता हूँ। और किसी प्रकार की कोई परेशानी अभी नहीं आ रही है? नहीं आपकी रिपोर्ट्स भी सही आ रहे हैं? ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आश्रम का। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज मैं सफेद आंख के औषधीय गुणों के बारे में बात करने वाला हूं। ये तो आप देख रहे हैं सफेद आंख का पुष्प है, और ये जो है ये पूरा का पूरा सफेद आंख के पौधे का एक हिस्सा है, मतलब जिसे टहनी कह सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं आपसे सफेद आंख के जो औषधीय गुण है, और खास तौर से अपना इलाज खुद करें, मतलब आप अपने खुद का इलाज कर सकते हैं सफेद आंख से। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को, चूंकि ये काफी बड़ा हिस्सा है तो मैं इसको छोटा कर लेता हूं। ये मैंने एक इसका पत्ता ले लिया और एक इसके पुष्प ले लिए। सबसे पहले ये देखिए मेरी मूलियों पर ये इसका जो दूध जो लगा हुआ है, इसे दूध कहते हैं। जो मतलब सफेद आंख का अगर इस तरीके से पत्ता तोड़ेंगे तो ये इसके इस हिस्से में से दूध निकलता है। इस दूध को अगर सरसों के तेल में या नारियल के तेल में अगर हल्का सा गुनगुना करना है, केवल ज्यादा गर्म नहीं करना, उसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए, हल्का सा गर्म करके ये मतलब 10वां हिस्सा, यानी कि अगर 100 ml आप दूध ये लेते हैं मतलब तेल, तो 10 ml आपको इसका दूध लेना है। और इस दूध को उस या तो खोपरे के तेल में, या मतलब नारियल का तेल जिसे कहते हैं, या सरसों के तेल में मिला के, और उसको अगर आप गंजापन जहां भी है वहां अगर लगाते हैं तो उससे आपको मतलब नए बाल। और इसमें अगर आप और अच्छा करना चाहें तो प्याज का तेल और मिला लें। 10 ml प्याज का तेल, 10 ml ये आंख का दूध, और 100 ml आपका ये तेल हो गया। इससे आपके जो बाल है नहीं, और जो खुजली की जो समस्या है पूरे शरीर पे, या जो डैंड्रफ अगर किसी को है तो वो ये बहुत अच्छा इलाज है। दूसरा, ये जो पुष्प आप देख रहे हैं, फूल जो है इसके आंख के, इन फूलों में बड़ा चमत्कारी गुण है। किसी भी व्यक्ति को अगर माइग्रेन की समस्या है,
सिर दर्द है, माइग्रेन है, बस ये हो गया इलाज। ये जहरीला नहीं होता। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सफेद आग का जो पुष्प है वो जहरीला नहीं होता, पॉइजनस नहीं होता है। इसका ये जो बीच वाला जो हिस्सा, इसकी ये पंखुड़ियां हैं, ये पंखुड़ियां आप तोड़ दें, ये जैसे मैंने ये तोड़ दी, और ये जो हिस्सा है, ये गोल वाला जो हिस्सा, बस इस हिस्से को आपको गुड़ के अंदर इसकी गोली बना के मतलब निगल जानी है या चबा जानी है। बस इस तरीके से प्रतिदिन अगर आप एक गोली इसकी मतलब ले लेते हैं तो यूं समझिए कि आप 10-12 दिन में आप अपना माइग्रेन बिल्कुल 100% ठीक कर लेते हैं। ये मैंने कई हजारों पेशेंटों पे इसका प्रयोग किया और उसके मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट है। दाढ़ में अगर दर्द है, आपको दांत में दर्द हो रहा, जबरदस्त दाढ़ में दर्द हो रहा, तो आप इस सफेद आग का ये जो पुष्प है इसको गुड़ के साथ में मसल लें, थोड़ा लौंग ले लें, या लौंग मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप इसको अच्छे से मसल लें, और मसल के और प्योरली भी मसल सकते हैं आप। जैसे ये ले लिया, इसको आपने अच्छा सा मसल दिया ये इस तरीके से, और जहां आपको दाढ़ में दर्द है उस जगह आपने इसको रख लिया थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल 5 मिनट में आपका पेन गायब, दर्द गायब, मतलब आपका ये बहुत अच्छा पेन किलर भी है। अब आते हैं इसके पत्ते पे। इसका जो पत्ता है ये बहुत उपयोगी है। जिन लोगों को अपने मतलब हमेशा मतलब अक्सर कान में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी चीज है। इसको आप आंच पे गर्म करके, मतलब हल्की आंच पे अगर आप इसको गर्म करते हैं और गर्म करके अगर आप इसको इस तरीके से निचोते हैं तो इसमें बहुत इजी में पानी निकल जाता है, और उस पानी की 5-5 बूंद मतलब दोनों कानों में आप डालें, और आपको विदिन 2 मिनट्स, केवल 2 मिनट में आपके कान का जो दर्द है वो गायब हो जाता है। तो ये जो सफेद आग है ये बहुत उपयोगी औषधीय पौधा। और भी कई तरह के, जैसे आपके पेट में कीड़े हैं, कृमि है, तो उसके लिए भी इस सफेद आग का जो पुष्प है इसको गुड़ के साथ में सेवन करने का या शहद के साथ में सेवन करने की मतलब इसमें हमारे आयुर्वेद के ऋषि महर्षियों ने जो शास्त्र लिखे उसमें इसका विधान है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि ये सफेद आग जहां कहीं भी हो तो ये बहुत उपयोगी औषधीय पौधा है। और जबकि इसमें सफेद आग में और सामान्य आग में अंतर होता है। सामान्य आग जो है वो थोड़ा पॉइजनस होता है, तो उसको उपयोग नहीं करना है, आपको सफेद आग को उपयोग करना। और ये जो मैंने चिकित्सा विधि बताई है वो सफेद आग के लिए बताई है। अतः आप लोगों से मेरा पुनः अनुरोध है कि आपको जहां कहीं भी सफेद आग मिले तो दाढ़ के दर्द के लिए, दांत के दर्द के लिए, कान के दर्द के लिए, और उसके साथ साथ में बालों के लिए और डैंड्रफ के लिए और चर्म रोग के लिए सफेद आग बहुत उपयोगी है। माइग्रेन में तो इसका कोई जवाब नहीं, इतने अच्छे रिजल्ट है। मित्रों, अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और कैंसर रोगियों में इस सफेद आग के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मतलब रोजाना यदि आप एक पुष्प को ये जो आप सुबह पहले जूस बनाते हैं, अगर उसमें एक पुष्प, केवल एक, ये इतना सा अगर आप डाल देते हैं तो आपको इससे अत्यधिक लाभ होता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा के रखें और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्यवाद।